बीते साल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था, कोई चाहे जितनी भी सैन्य शक्ति लगा ले, एक स्थिर, एकजुट और सुरक्षित अफगानिस्तान हासिल करना उसके लिए संभव नहीं है। सदियों से अफगानिस्तान को नियंत्रित करने की कोशिश करने वाली दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं के लिए अफगानिस्तान एक कब्रगाह जैसा साबित हुआ है। शुरुआत में इन सेनाओं को थोड़ी सफलता भले ही मिली हो, लेकिन आखिरकार इन्हें अफगानिस्तान छोड़कर भागना ही पड़ा है। आखिर अफगानिस्तान में ऐसा क्या है जो इसे पूरी दुनिया में साम्राज्यों की कब्रगाह के रूप में जाना जाता है? आखिर क्यों अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, सोवियत संघ समेत दुनिया की तमाम बड़ी शक्तियां इसे जीतने की कोशिश में नाकाम रही हैं? 19वीं सदी में उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर रहे ब्रिटेन साम्राज्य ने अपनी पूरी शक्ति के साथ इसे जीतने की कोशिश की, लेकिन 1919 में आखिरकार ब्रिटेन को अफगानिस्तान छोड़कर जाना पड़ा और उन्हें आज़ादी देनी पड़ी। इसके बाद सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। मंशा ये थी कि 1978 में तख्तापलट करके स्थापित की गई कम्युनिस्ट सरकार को गिरने से बचाया जाए, लेकिन उन्हें ये समझने में 10 साल लगे कि वे ये युद्ध नहीं जीत पाएंगे। ब्रिटेन और सोवियत संघ के बीच एक बात ऐसी है जो दोनों पर लागू होती है। दोनों साम्राज्यों ने जब अफगानिस्तान पर हमला किया तो वे अपनी ताकत के चरम पर थे, लेकिन इस हमले के साथ ही धीरे धीरे दोनों साम्राज्य बिखरने लगे। साल 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया। कई सालों तक चले युद्ध में लाखों लोगों की जान गई और बीते साल अमेरिकी सेना को भी अफगानिस्तान से भागना पड़ा। अफगानिस्तान के इतिहास पर गहरी नज़र रखने वाले और डिफेंस फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट डेविड इस्बी अपनी किताब में लिखते हैं कि निष्पक्षता के साथ देखा जाए तो अफगानिस्तान एक कठिन जगह है। ये एक जटिल देश है जहां आधारभूत ढांचा काफ़ी खराब है, विकास काफ़ी सीमित है और चारों ओर से ज़मीन से घिरा हुआ है। ब्रिटेन ने 1839 से 1919 के बीच 3 बार अफगानिस्तान पर हमला किया और ये कहा जा सकता है कि तीनों बार ब्रिटेन फेल हुआ। पहले एंग्लो अफगान युद्ध में ब्रिटेन ने 1839 में काबुल पर कब्जा कर लिया, क्योंकि ब्रिटेन को लग रहा था कि अगर उसने ये कदम नहीं उठाया तो उससे पहले रूस काबुल पर कब्जा कर लेगा। इसके चलते ब्रिटेन को ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा। स्थानीय अफगानों ने बेहद सामान्य हथियारों से दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की सेना को बर्बाद कर दिया। 3 साल के आक्रमण के बाद अफगानिस्तान ने आखिरकार हमलावर सेना को भागने के लिए मजबूर कर दिया। साल 1878 से 1880 के बीच हुए दूसरे एंग्लो अफगान युद्ध में अफगानिस्तान अंग्रेजी सरकार का उपनिवेश बन गया, लेकिन ब्रिटेन को काबुल में एक रेजिडेंट मिनिस्टर रखने की अपनी नीति को त्यागना पड़ा। इसकी जगह ब्रिटेन ने एक नए अफगान अमीर को चुनकर देश से अपनी सेनाओं को वापस बुला लिया, लेकिन साल 1919 में जब इस नए अमीर ने खुद को ब्रिटेन से आज़ाद घोषित कर दिया, तब तीसरा एंग्लो अफगान युद्ध शुरू हुआ। ये वो समय था जब एक और बोल्शेविक क्रांति ने रूसी खतरे को कम कर दिया और प्रथम विश्व युद्ध ने ब्रिटेन की सैन्य खर्च को बेतहाशा बढ़ा दिया। ऐसे में ब्रिटेन साम्राज्य में अफगानिस्तान के प्रति रुचि कम होती चली गई। इसी वजह से 4 महीनों तक चली जंग के बाद ब्रिटेन ने आखिरकार अफगानिस्तान को एक आज़ाद देश घोषित कर दिया। हालांकि ब्रिटेन आधिकारिक रूप से अफगानिस्तान में मौजूद नहीं था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उन्होंने कई सालों तक अपना प्रभाव वहां बनाए रखा। साल 1920 के दौरान अमीर अमानुल्लाह खान ने देश को सुधारने के नाम पर अपनी इस्लाम विरोधी नीतियों को अफगानियों पर थोपने की कोशिश की। इन नीतियों के कारण अफगान जनता ने अमीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिससे एक गृह युद्ध की शुरुआत हुई। इस संघर्ष की वजह से अफगानिस्तान में कई दशकों तक हालात तनावपूर्ण रहे और 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया। कई मुजाहिदीन संगठनों ने सोवियत संघ का विरोध करते हुए उनके खिलाफ जंग छेड़ दी। कहा जाता है कि इस जंग में मुजाहिदीनों को अमेरिका, पाकिस्तान, चीन, ईरान और सऊदी अरब का समर्थन हासिल था, क्योंकि सभी देश सोवियत संघ को रोकना चाहते थे। रूस ने जमीनी और हवाई हमले किए ताकि उन इलाकों के गांवों और फसलों को नष्ट किया जा सके जिन्हें वे समस्या की वजह मानते थे। इसकी वजह से स्थानीय आबादी अपना घर छोड़ने या मरने के लिए बेबस हो गई। इस आक्रमण के बाद बेहद बड़े स्तर पर खून खराबा हुआ। इस युद्ध में लगभग 15 लाख लोगों की मौत हुई और 50 लाख लोग शरणार्थी बनने पर मजबूर हुए। एक समय में सोवियत संघ की फौज बड़े शहरों और कस्बों को अपने नियंत्रण में करने में सफल हो गई, लेकिन ग्रामीण इलाकों में उसे मुजाहिदीनों की तरफ से सख्त प्रतिरोध का सामना करना पड़ा।
सोवियत संघ की सेना ने कई तरीकों से मुजाहिदीन को खत्म करने की कोशिशें की, लेकिन गुरिल्ला सैनिक अक्सर ऐसे हमलों से बच जाते थे। इस युद्ध ने पूरे अफगानिस्तान को तबाह करके रख दिया। इसी समय तत्कालीन सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव को एहसास हुआ कि अफगान कब्जाने के चक्कर में उनकी रूसी अर्थव्यवस्था तबाह हो रही है। इसी क्रम में उन्होंने 1988 में अपने सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला लिया, लेकिन इस वापसी से सोवियत संघ की छवि को गहरा धक्का लगा, जिससे वो कभी उभर नहीं पाया। सोवियत संघ के लिए अफगानिस्तान वियतनाम युद्ध बन गया। ये एक बेहद खर्चीला और शर्मनाक युद्ध था, जिसमें सोवियत संघ अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद स्थानीय गुरिल्ला लड़ाकों से हार गया था। अफगानिस्तान में ब्रिटेन और सोवियत संघ के असफल प्रयासों के बाद अमेरिका ने 9/11 हमले के बाद अफगानिस्तान में लोकतंत्र का समर्थन करने और अलकायदा को खत्म करने का ढिंढोरा पीटते हुए उस पर हमला कर दिया। इससे पहले दो साम्राज्यों की तरह अमेरिका भी जल्द ही काबुल जीतने और तालिबान को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने में सफल रहा। 3 साल बाद अफगान सरकार अस्तित्व में आई, लेकिन तालिबान के हमले जारी रहे। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2009 में सैन्य टुकड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी की, जिससे तालिबान पीछे हटने लगा, लेकिन ऐसा ज्यादा दिनों तक के लिए नहीं हुआ। साल 2001 में युद्ध की शुरुआत के बाद साल 2014 में सबसे ज्यादा खून खराबा अफगानिस्तान में देखा गया। नेटो सेनाओं ने अपना मिशन पूरा करके जिम्मेदारी अफगान सेनाओं पर सौंप दी। इसकी वजह से तालिबान ने ज्यादा इलाकों पर कब्जा कर लिया। इसके अगले साल लगातार आत्मघाती बम धमाके दर्ज किए गए। इनमें काबुल की संसद और हवाई अड्डे के नजदीक किए गए धमाके शामिल हैं। सोवियत संघ के युद्ध में ज्यादा खून खराबा हुआ, वहीं अमेरिकी आक्रमण ज्यादा खर्चीला साबित हुआ। सोवियत संघ ने जहां अफगानिस्तान में प्रतिवर्ष लगभग 2 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च किए, वहीं अमेरिका के लिए 2010 और 2012 के बीच युद्ध की लागत प्रतिवर्ष लगभग 100 अरब अमेरिकी डॉलर हो गई थी। लगभग 2 दशक तक अफगानियों से मात खाने के बाद बीते साल अमेरिका ने भी अफगानिस्तान से भागने का फैसला किया और 30 अगस्त 2021 की मध्य रात्रि में आखिरी अमेरिकी सैनिक ने भी अफगानियों को खुदा हाफिज कह दिया।